रात के साये। लोग कहते हैं समंदर की आवाज में एक सुकून है, एक एक ऐसे लय है जो दिल की धड़कन से मिल जाती है। पर उस रात गोवा के उस बिल्कुल सुनसान बीच पर लहरों की गूंज में कोई सुकून नहीं था। वो एक कराह थी। हाँ, एक बहुत गहरी, थकी हुई, दर्द भरी कराह। ऐसा लग रहा था जैसे पानी नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ी जिंदा चीज अपनी छाती पीट रही हो और हर लहर के साथ अपनी कोई अनकही पीड़ा किनारे पर फेंक रही हो। मैं अकेला था। रात के कोई 2:30 बज रहे होंगे। दूर किसी शैक से जो धीमी संगीत की थाप आ रही थी वो भी अब बंद हो चुकी थी। पार्टी, शराब, शोर, सब कुछ मेरे पीछे, बहुत पीछे छूट चुका था। अब सिर्फ मैं था। मेरे पैरों के नीचे की वो ठंडी नम रेत थी और वो समंदर था जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी अपने के खो जाने पर रो रहा हो। दिन में यही समंदर कितना कितना अलग था। आज शाम जब मैं होटल पहुंचा था तो रिसेप्शन पर बैठे उस बूढ़े आदमी ने मुझसे ये कहा था। उसकी झुर्रियों भरी आंखों ने मुझे देखा तक नहीं था। वो तो मेरे कंधे के ऊपर से मेरे ठीक पीछे की दीवार को घूर रहा था, जैसे जैसे वो मुझसे नहीं, मेरे साथ आए किसी और से बात कर रहा हो। मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बस मुस्कुरा दिया था। गोवा में ऐसी बातें, ऐसी कहानियां हवा में तैरती रहती हैं। लोग इन्हें मजाक समझकर उड़ा देते हैं, तो मैंने भी वही किया था। लेकिन अब इस स्याह अंधेरे में उस बूढ़े आदमी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। वो कांपती हुई आवाज, वो अजीब सी नजर और वो आखिरी शब्द जो उसने कहे नहीं थे, फुसफुसाए थे। रात में वो हिसाब मांगता है। मैं पानी के बिल्कुल पास चल रहा था। लहरें आती, मेरे जूतों को छूती और फिर वापस लौट जाती। लेकिन हर बार वो अपने साथ थोड़ी सी रेत खींच लेती थी। मेरे पैरों के नीचे की जमीन हर कदम के साथ थोड़ी थोड़ी धंस रही थी। ऐसा नहीं था कि रेत नरम थी, नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे से मुझे धीरे धीरे पकड़ रहा हो, अपनी ओर खींच रहा हो। एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया था। मैंने पलटकर अपने पैरों के निशान देखे। वो इतनी तेजी से मिट रहे थे। लहरें उन्हें चाट रही थीं, समतल कर रही थीं, जैसे मेरे वहां होने का कोई सबूत ही नहीं रखना चाहती हूं। मैंने खुद को समझाया, ये सब बस शराब का असर है, दिन भर की थकान है और इस गहरे सन्नाटे का खेल है। दिल को बहलाने के लिए इससे अच्छी वजह और क्या हो सकती थी। और तभी वो हुआ, एक एहसास, एक यकीन जो दिमाग से नहीं सीधे रूह से उठता है। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। एक आवाज, बहुत हल्की लेकिन साफ, रेत पर किसी के नंगे पैरों के चलने की आवाज। चर चर। वो मेरे कदमों की आवाज तो बिल्कुल नहीं थी। मेरी चाल और उस आवाज की लय में कोई तालमेल नहीं था। वो आवाज मेरे साथ नहीं चल रही थी, वो मेरे समानांतर चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य साथी मेरे हर कदम पर नजर रखे हुए हो। मैं वहीं जम गया, सांस रोक ली और वो आवाज, वो भी रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि मुझे अपने कानों में खून के दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं समंदर की लहरें भी इसे सुन न लें। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, सिवाय मीलों तक फैले अंधेरे के और दूर टिमटिमाती एकाध शैक की बुझती हुई रोशनी के। एक पल को मन हुआ कि भागकर वापस होटल चला जाऊं, लेकिन पीछे मुड़ने का मतलब था इस डर को सच मान लेना। तो मैंने आगे बढ़ना ही ठीक समझा। मैं अभी 10-15 कदम ही चला हूंगा कि मेरी नजर रेत पर पड़ी। चांदनी रात नहीं थी, लेकिन अंधेरे में भी वो साफ दिख रहे थे। पैरों के निशान, नंगे पैरों के निशान। नहीं, वो मेरे नहीं थे। मैं तो जूते पहने हुए था। ये निशान किसी और के थे। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो निशान कहीं से आ नहीं रहे थे। वो सीधे समंदर के अंदर से निकल कर आ रहे थे और ठीक मेरे सामने 2 फीट की दूरी पर आकर रुक गए थे, जैसे कोई पानी से निकल कर आया हो और अब ठीक मेरे सामने खड़ा हो। मेरी आंखें उस खाली जगह को घूरती रहीं जहां उन पैरों के मालिक को होना चाहिए था। कोई नहीं था, हवा का एक झोंका तक नहीं। अचानक हवा बदल गई। अब वो ठंडी नहीं थी, वो गीली थी, भारी थी, इतनी भारी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैसे किसी ने बहुत देर तक समंदर के नीचे अपनी सांसें रोक रखी हों और अब ठीक मेरी गर्दन के पास आकर वो सारी हवा छोड़ दी हो। हेलो, मेरी आवाज कांप कर निकली और समंदर के शोर में खो गए। कोई जवाब नहीं आया, बस एक हंसी की आवाज, बहुत धीमी, बहुत करीब, किसी औरत की।
वो हंसी डरावनी नहीं थी, उसमें मजाक नहीं था, नहीं, उसमें एक अजीब सी थकान थी, जैसे कोई सालों रोने के बाद हंसता है, बिना किसी खुशी के, सिर्फ एक आदत की तरह। मैं तेजी से पलटा, और इस बार वो जगह खाली नहीं थी, वो वहां खड़ी थी, उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो समंदर को देख रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, इतने लंबे कि गीली रेत को छू रहे थे। उसने कुछ सफेद सा पहन रखा था, पर वो कपड़ा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर के नमक और झाग ने मिलकर उसके शरीर पर एक चोला बना दिया हो। वो हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी, जैसे सदियों से वहीं खड़ी हो। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा, मैं उस चेहरे को कभी नहीं भूल सकता। वो इंसानी चेहरा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे किसी ने मिट्टी से बनाकर उसे सालों तक पानी में छोड़ दिया हो। आंखें, उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो गहरे गड्ढे थे जिनमें समंदर का पूरा अंधेरा समाया हुआ था। सब यही कहते हैं। उसकी आवाज आई, आवाज गले से नहीं, समंदर की गहराइयों से आ रही थी। कोई भी आज सच लेकर नहीं आता। उसकी बात खत्म होते ही समंदर की एक बहुत ऊंची लहर किनारे से टकराई और मेरे घुटनों तक आ गई। पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर रेत में जम गए थे, जैसे किसी ने उन्हें सीमेंट में गाड़ दिया हो। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे कंधे को छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी और गीली थीं, और उस छुअन के साथ ही दुनिया खामोश हो गई। लहरों का शोर, हवा की सरसराहट, मेरे दिल की धड़कन, सब कुछ बंद। एक गहरा अथाह सन्नाटा, और उस सन्नाटे में सिर्फ उसकी आवाज थी, जो अब बाहर से नहीं, सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अब बारी तुम्हारी नहीं है, वो बोली। तुम बस देखने आए हो। उसकी आवाज में न कोई इमोशन था, न कोई धमकी, बस एक तथ्य था जिसे टाला नहीं जा सकता था। उसने समंदर की तरफ इशारा किया। मेरा शरीर मेरे बस में नहीं था। मेरा सिर खुद ब खुद उस तरफ घूम गया, और मैंने देखा, पानी के अंदर, बहुत अंदर, परछाइयां थीं। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों परछाइयां। कुछ बस खड़ी थी, बेजान, लहरों के साथ धीरे धीरे हिलती हुई। कुछ पानी की सतह पर तैर रही थी, मुंह ऊपर की ओर, और कुछ ऐसी थी जैसे रेत में आधी दफन हो चुकी हों। सिर्फ उनके सिर और कंधे दिखाई दे रहे थे। वो सब अलग अलग थीं, लेकिन उनमें एक बात एक जैसी थी। उन सबकी आंखें ऊपर की ओर थी। वो सब मुझे देख रही थी। तब मुझे समझ आया, गोवा का ये बीच दिन में इतना खूबसूरत क्यों लगता है। क्योंकि रात में वो उन सब सच्चाइयों को बाहर निकाल देता है, जिन्हें दिन का उजाला अपने नीचे दबा देता है। ये समंदर के गवाह थे, चुप, बेआवाज। उस औरत की उंगलियां अब मेरे गाल पर थीं। वो ठंडक मेरी हड्डियों तक उतर रही थी। यहाँ हर सच तैरता है। उसकी आवाज मेरे अंदर गूंजी। पानी अब कमर से ऊपर मेरी छाती तक आ गया था। सांस लेना भारी हो रहा था। तुम अलग नहीं हो, उसने कहा, तुम भी भाग कर आए हो। ये वाक्य एक चाबुक की तरह मुझ पर पड़ा। हाँ, मैं भाग रहा था। उस रात से, उस याद से, जब मैंने एक आदमी को सड़क पर गिरते देखा था। देर रात थी, मैं अकेला था। वो दर्द से कराह रहा था, मदद मांग रहा था। मैं उसकी मदद कर सकता था, बस रुकना था, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं डर गया और अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। और तभी मैंने देखा, उन सैकड़ों परछाइयों के बीच एक चेहरा जाना पहचाना था। वो वही आदमी था, और उसकी आंखें भी मुझे ही देख रही थी। पानी के अंदर से हाथ बढ़ने लगे, दर्जनों, फिर सैकड़ों। ठंडी चिपचिपी उंगलियां मेरे पैरों को, मेरे ठकनों को, मेरी पिंडलियों को छू रही थीं, टटोल रही थीं, कस कर पकड़ रही थीं। वो मुझे नीचे खींच रहे थे, अपनी दुनिया में। मेरा गला पूरी तरह सूख गया था। तभी एक नई आवाज आई। अभी भी समय है, मत सुनो उसकी। आवाज कांपती हुई और बूढ़ी थी। मैंने किसी तरह अपनी गर्दन घुमाई। थोड़ी दूर रेत पर वही होटल का रिसेप्शनिस्ट खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा दिया था, जिसकी लौ तेज हवा में बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन बुझ नहीं रही थी। भागो! बूढ़ा आदमी फिर चिल्लाया। उस एक शब्द ने जैसे मेरे अंदर जमी हुई हिम्मत को तोड़ दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक पैर झटका। कुछ टूटने की आवाज आई, शायद उन हाथों की पकड़, या शायद मेरी अपनी चमड़ी। मैं गिरते पड़ते एक कदम पीछे हटा, फिर दूसरा।
हर कदम एक जंग जैसा था। सैकड़ों हाथ मुझे वापस खींच रहे थे। रेत मेरे पैरों को निगल रही थी और ठंडा पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया था। सांसें उखड़ रही थीं। मैं बस पीछे की तरफ लड़खड़ाता जा रहा था और मेरी आंखें उस दिए की छोटी सी लौ पर टिकी थीं, जैसे इस पूरे पागलपन में वही एक चीज असली हो। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। एक झटके में लहरें शांत हो गईं, आवाजें चुप हो गईं, हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। पानी तेजी से वापस खिसकने लगा, जैसे किसी ने एक गहरी सांस छोड़ी हो। मैं धड़ाम से गीली रेत पर गिर पड़ा, हांफता हुआ, कांपता हुआ। मेरे फेफड़ों में हवा नहीं, आग जल रही थी। जब मैंने सिर उठाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। न वो औरत, न वो बूढ़ा आदमी, न वो दिया, सिर्फ समंदर था, बिल्कुल शांत, मासूम, जैसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं कितनी देर वहीं पड़ा रहा मुझे नहीं पता। शरीर में उठने की ताकत ही नहीं बची थी। रेत अब भी ठंडी थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थी। आंखें बंद करता तो सैकड़ों परछाइयां दिखती, खोलता तो सिर्फ शांत लहरें। क्या क्या ये सब मेरा वहम था? शराब का नशा? आखिरकार मैंने कांपते हुए हाथों से खुद को उठाया। शरीर शीशे की तरह भारी हो रहा था। मैंने मुड़कर होटल की तरफ देखा और फिर मेरी नजर रेत पर पड़ी। मेरे पैरों के निशान अब साफ दिख रहे थे और मेरे निशानों के साथ 2 और निशान थे। एक सेट जो समंदर से निकल कर आया था और अब वापस समंदर की ओर जा रहा था, और दूसरा निशान उस बूढ़े आदमी का था जो होटल की तरफ जा रहा था। नहीं, मैं गलत था। वहां 2 नहीं 3 सेट थे। मेरे निशान, औरत के निशान और एक तीसरा सेट जो मेरे ठीक पीछे पीछे होटल की तरफ जा रहा था। होटल तक का रास्ता पहले से ज्यादा लंबा और अजनबी लग रहा था। रिसेप्शन की बत्तियां जल रही थीं, लेकिन कुर्सी खाली थी, वही कुर्सी जहां वो बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने घंटी बजाई। अंदर से एक लड़की आई जिसकी उम्र बमुश्किल 20-21 साल होगी। जी सर, उसने पूछा। यहाँ जो बूढ़े अंकल थे वो कहाँ हैं? मेरी आवाज़ खुद मुझे अजीब लग रही थी। लड़की ने हैरानी से मुझे देखा। कौन अंकल सर? यहाँ तो पिछले 3 साल से कोई बूढ़ा आदमी काम नहीं करता। मैं ही हूँ नाइट शिफ्ट पर। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने पास लगे आईने में अपनी शक्ल देखी और मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मेरी गर्दन पर उंगलियों के 5 निशान थे, सफ़ेद, जैसे किसी ने बहुत देर तक कस कर पकड़ा हो और वहां का सारा खून निचोड़ लिया हो। मैं गोवा से वापस आ गया, लेकिन समंदर ने मुझे नहीं छोड़ा। वो मेरे साथ आ गया था। नहाते वक्त शावर की आवाज में मुझे लहरों का शोर सुनाई देता। सुबह उठता तो तकिए के नीचे, जूतों में, ऑफिस के बैग में गीली रेत मिलती। एक रात देर से घर लौटा। लिफ्ट के शीशे में एक पल के लिए मुझे अपना अक्स नहीं दिखा। उसकी जगह गीले लंबे बाल और मेरे कंधे पर रखा एक सफेद हाथ। उस रात जब मैं सो रहा था, मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, न्यू फोटो एडेड टू गैलरी। मैंने कांपते हाथों से फोन खोला। तस्वीर मेरे कमरे की थी। मैं बिस्तर पर सो रहा था और मेरे बिस्तर के चारों तरफ रेत पर खड़ी कई परछाइयां थीं। सबकी नजरें मेरी तरफ थी। उसी पल मेरे कमरे की हवा बदल गई। वही नमी, वही भारीपन, और मेरे ठीक कान के पास वही थकी हुई फुसफुसाहट। तुम भाग गए, आवाज आई, लेकिन हिसाब पूरा नहीं हुआ। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया और अंधेरे में चिल्लाया, क्या क्या करूं मैं? बहुत देर तक खामोशी रही। फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें एक हुक्म था, सच बोलो। अगले दिन मैंने किसी तरह उस आदमी के परिवार का पता लगाया जिसे मैंने सड़क पर छोड़ दिया था। मैंने उन्हें फोन किया। जो मैंने देखा था और जो मैंने नहीं किया था, मैंने सब बता दिया। उस रात, महीनों बाद, मुझे नींद आई, गहरी, बिना किसी सपने के। मैं सोचता था कि सच बोल देने से मेरा कर्ज उतर जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो बस बदल गई थी। उस रात मुझे एक सपना आया। मैं उसी बीच पर था। मेरे सामने वो औरत खड़ी थी। तुमने सोचा कि सच बोलने से तुम आज़ाद हो जाओगे? उसने मेरे दिमाग में कहा। सच बोझ उतारने के लिए नहीं, बांटने के लिए होता है। कहानी तब खत्म होती है जब आखिरी गवाह चुप हो जाए, और तुम चुप नहीं हुए। मेरे अंदर कुछ टूट गया, नहीं, कुछ खुल गया। मैं समझ गया, मैं उस कहानी से भागा नहीं था, मुझे उस कहानी के लिए चुना गया था। जो बच जाता है वो पुल बन जाता है, जो याद रखता है वो आवाज बन जाता है। वो औरत धीरे धीरे मेरी परछाई में समाने लगी। उसकी आवाज अब मेरी अपनी सोच जैसी लग रही थी। अब तुम पुल हो, उसने कहा।
तुम उन आवाज़ों को इस किनारे तक लाओगे। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैं वही इंसान नहीं था। मेरे अंदर का डर खत्म हो चुका था। उसकी जगह एक अजीब से इंतजार ने ले ली थी। अब मैं जानता था कि मेरा काम क्या है। अब जब कोई रात में समंदर के पास रुकता है और उसे अंधेरे में कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है, तो वो मेरी आवाज़ होती है। और जब वो आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ता है, तो उससे रेत पर नंगे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। 2 नहीं, 3, क्योंकि कहानी कभी खत्म नहीं होती। वो बस अपना अगला गवाह चुन